Welcome back. In this particular video, we are talking about Internet and Web Technology of Unit number 3, that is Introduction to Computer Network of IP Class 12, especially Term 2. And this is part number 3. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे what is Internet, evolution of Internet, then application of Internet, then World Wide Web. और इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं लाइक वेबसाइट, वेब पेजेस, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, यूआरएल एंड ऑल. एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ईमेल, देन चैट, देन वाइप, देन वेब ब्राउजर एंड इट्स सेटिंग एंड कुकीज. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितना भी सिलेबस अभी आप फिलहाल देख रहे हैं दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सीबीएसई क्यूरिकुलम, जो कि एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए डिजाइन किया गया है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. And if you really like this video or you find it useful for you, then please don't forget to like and share it as well. चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. Alright, so first thing is that what is internet or what do you mean by internet? हालांकि एक बहुत ही कॉमन टर्म है और हम सभी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं. एंड आई गेस कि मुझे ज़्यादा इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है या इस पे ज़्यादा इम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है हम सभी उससे वाकिफ़ हैं. बट फिर भी मैं अपनी ओर से ट्राई करता हूं अगर मैं थियोरेटिकली इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. देखिए, इंटरनेट की बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं. जैसे कि मैंने कहा, मोस्टली हम देखते हैं इंटरनेट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज व्हाट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इन द सेंस देयर आर टू वर्ड्स, वन इज व्हाट योर इंटरनेट एंड सेकंड इज व्हाट नेट. नाउ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन द सेंस ऑब्वियसली इट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. एंड लास्ट टाइम जब हमने टाइप ऑफ नेटवर्क की बात की थी तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द साइज वाइड एरिया नेटवर्क इज देयर, और वाइड एरिया नेटवर्क में भी जो सबसे बड़ा नेटवर्क हम कंसीडर करते हैं दैट इज बेसिकली योर इंटरनेट. द रीजन इज क्वाइट सिंपल बिकॉज इंटरनेट इटसेल्फ इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली, जो कि ऑल अराउंड द ग्लोब फैले हुए हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. बट नाउअडेज चूंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, दैट्स वाई यदि आप इसे डिफाइन करने की कोशिश करें सो वी कैन से दैट इंटरनेट इज इंडिपेंडेंट ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम ऑफ काउंटलेस कंप्यूटर and electronic devices scattered around the globe connected to each other either wirelessly or you can say wirely, and with the help of various devices such as satellite routers, wires and modems for sharing information and communication with each other. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आप इस इमेज को देखने की कोशिश करें या इससे समझने की कोशिश करें, ऑल अराउंड द ग्लोब डिफरेंट सेटअप्स हैं जो कि ऑब्वियसली कंप्यूटर भी जिसमें हो सकता है, जिसमें प्रिंटर भी हो सकता है, जीरोक्स मशीन भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, और इसी तरह से आजकल स्मार्ट डिवाइसेस भी हैं. और ये सारे डिवाइसेस या जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑब्वियसली इसे कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्क डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है. यदि हम लोकल एरिया की बात करें तो वहां पे हम रूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम वहां पे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, हब का इस्तेमाल करते हैं. और जब आप वायरलेसली किसी डिफरेंट लोकेशन से कनेक्शन चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए यहाँ पर ये सारे डिवाइसेस को हमने मेंशन किया है और इन सब से ही मिलकर कहीं ना कहीं जो फाइनल ग्लोबल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है या एस्टैब्लिश होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर इंटरनेट. हालांकि आप इसे अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि जो मैंने लिखा वही हमेशा सही हो या वही सही है, बट आई थिंक इट शुड बी रेलेवेंट. ऑल्सो इंटरनेट को हम कई दफा इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं. सो आप कहीं ना कहीं जब इसे डिफाइन करने की बात करें तो आप इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं. इसी तरह से वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज ह्यूज ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आई गेस कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है. आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, नाउ सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कई दफा हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ इंटरनेट सेम है. तो जरा सा इस बात को ध्यान रखना है कि यूजेस की जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो कहीं ना कहीं हम रेलवे टिकट बुक करने की या ई शॉपिंग की या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की या अपने डेटा को सेंड एंड रिसीव करने की हम बात करते हैं. लेकिन जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं इंटरनेट में तो इसका मतलब ये है कि किस तरीके से इंटरनेट को अलग अलग तरह से हम अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं. तो मुख्यतः अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसमें 4 कैटेगरीज हैं. पहला कि www, दूसरा ईमेल,
तीसरा चैट, चौथा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम डिटेल में इन चारों ही वर्टिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये क्या होते हैं और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं www की। वर्ल्ड वाइड वेब की यदि हम बात करें तो एक चीज तो पहले आप समझ लें कि ये एक इंटरनेट का एप्लीकेशन है। इंटरनेट का एप्लीकेशन कहने का तात्पर्य ये है, ज्यादातर हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ही इंटरनेट होता है। तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन है या एक गलत जानकारी होती है। देखिए, इंटरनेट उसका पार्ट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ना कि वर्ल्ड वाइड वेब इटसेल्फ इज इंटरनेट। क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि इंटरनेट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला के अंतर्गत आपको www की सर्विस मिलती है, ईमेल की सर्विस मिलती है, इसी तरह से जैसे हमने देखा वाइप की सर्विस मिलती है। www की सर्विस के द्वारा आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली ओवर द इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जब हम ईमेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या मैसेजेस की बात करते हैं जो इसके द्वारा आप सेंड एंड रिसीव करते हैं। नाउअडेज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हम जानते हैं, जिसके द्वारा आप ऑडियो या वीडियो डेटा ट्रांसफर करने की बात करते हैं। नाउ www की बात करें, मैं तीनों को एक साथ लेके यहाँ चल रहा हूँ ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिले। किसी भी नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका प्रोटोकॉल। नाउ प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, आपने पहले भी इसे पढ़ा होगा कि बेसिकली प्रोटोकॉल का मतलब होता है दे आर सेट ऑफ रूल्स जो कि ये निर्धारित करते हैं कि किस तरह से डेटा ट्रैवल करता है दो डिफरेंट नोड्स के बीच में, चाहे वो क्लाइंट हो या सर्वर हो, क्लाइंट टू क्लाइंट हो। तो दो नोड्स के बीच में डेटा को ट्रैवल करवाने का जो रूल होता है दैट इज एक्चुअली योर प्रोटोकॉल। और जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो जाहिर सी बात है वहां पर उनके लिए भी अपने खुद के प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए हैं। तो यदि मैं बात करूं www की, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोटोकॉल है दैट इज योर HTTP। सिमिलरली जब आप ईमेल की बात करते हैं सो देयर इज ऑब्वियसली SMTP। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑब्वियसली खुद से ही एक प्रोटोकॉल है जो कहीं ना कहीं ऑडियो या वीडियो टाइप ऑफ डेटा को द्वारा ये डेटा सेंड और रिसीव किए जाते हैं। सो यदि मैं वर्ल्ड वाइड वेब को डिफाइन करने की बात करूं, सो डेफिनेशन यदि आप देखें तो उससे बहुत ज्यादा हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली इन शॉर्ट हम ज्यादातर इसे वेब के नाम से जानते हैं, जो कि लीडिंग इंफॉर्मेशन सर्विस है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग सर्विस है ऑब्वियसली ओवर द इंटरनेट, जिसका कि डेवलपमेंट टिम बर्नर ली ने 1989 में किया था, जिसकी हेल्प से यूजर वर्ल्ड वाइड किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकें, यूज कर सकें, और वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बात की डॉक्यूमेंट की, तो ये जानना बहुत जरूरी है एक डिफरेंस, क्योंकि ईमेल भी इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। लेकिन बात ये होती है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसे ज्यादातर हम वेबसाइट या वेब पेज के नाम से जानते हैं, ये डिफरेंस इसमें कहाँ होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपस में हाइपरलिंक के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और इनका जो लिखावट होती है या इसे जो बनाया जाता है वो HTML के द्वारा बनाया जाता है। आप यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या HTML की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हम PHP का इस्तेमाल करते हैं, JS का भी इस्तेमाल करते हैं, ASP का इस्तेमाल करते हैं, जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी के द्वारा भी तो हम वेब पेजेस बनाते हैं। ऑब्वियसली हम बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप फाइनली किसी वेबसाइट को या वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और जब आप ब्राउजर पे जाके किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ब्राउजर सिर्फ HTML फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके जब आप कोई एक वेब पेज या वेबसाइट डेवलप करते हैं, अल्टीमेटली जब वो फाइनली रेंडर होती है आपके ब्राउजर पे या डिस्प्ले होती है, तो वो पहले कन्वर्ट होती है HTML के फॉर्मेट में, एंड उसके बाद ही उसे फाइनली स्क्रीन पे दिखाया जाता है। सो जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं तो इसके जो कंटेंट होते हैं वो ऑब्वियसली HTML डॉक्यूमेंट्स में बने होते हैं या उसके द्वारा बने होते हैं, जिसमें कि किसी भी तरह का टेक्स्ट आप ले सकते हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी HTML डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेस बाय इट्स यूनिक एड्रेस नोन एज URL। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर रहे होते हैं तो बिना उसके एड्रेस के तो ऑब्वियसली आप उसे ओपन नहीं कर सकते।
और इस URL जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, इसे हम साधारण शब्दों पे वेबसाइट एड्रेस के द्वारा भी पुकारते हैं। सो ये तो बात हुई इसके दूसरे पॉइंट की। उसी तरह से हमें HTML डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, और जो प्रोटोकॉल इसमें मुख्यतः हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर HTTP, और इसे सिक्योर करने के लिए नाउ वी कॉल इट एज HTTPS एक्चुअली, और आइडियली तो HTTP ही होता है, बट एक सॉकेट इसमें इंक्लूड हो जाता है जो कि इसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे HTTPS के नाम से जानते हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि बेसिकली इंटरनेट तो एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बेसिकली इसका एक पार्ट है। सो इंटरनेट इज नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर, एंड www इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। नाउ इंटरनेट जो है बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जब दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर डिवाइसेस का हमें इस्तेमाल करता है, चाहे वो नेटवर्क गियर्स हो, चाहे द कंप्यूटर सिस्टम हो, वायर्स हो, या वायरलेस डिवाइसेस हो। तो प्राइमरी इंटरनेट हार्डवेयर पे बेस्ड होता है, जबकि www वी ऑल नो दैट इज बेसिकली सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसलिए हम इसे सॉफ्टवेयर बेस्ड के नाम से जानते हैं। इंटरनेट बेसिकली जो है TCP IP का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पे TCP IP कहने का तात्पर्य ये है कि जब ज्यादातर हम किसी भी तरह के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, या पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, मुख्यतः वहां पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए TCP IP प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इंटरनेट में यह बात हो रही है कि ये TCP IP का इस्तेमाल करता है। चूंकि www में जैसे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने के, फाइल ट्रांसफर करने के, ईमेल के लिए अपने डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, इसलिए www के केस में HTTP या HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं ऑब्वियसली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी हमारी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेबसाइट एक्चुअली। सो ऑब्वियसली वेबसाइट भी एक बहुत ही कॉमन टर्म है नाउअडेज, और हम सभी इससे भी वाकिफ हैं, और हम सभी जानते हैं कि बेसिकली वेबसाइट क्या होती है। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं, और ये वेब पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं यूजिंग हाइपरलिंक, जो इनका की होस्टिंग वेब सर्वर के द्वारा किया जाता है, और ये मुख्यतः लिखे जाते हैं HTML में। सो यहाँ पे जो दो तीन बातें ध्यान देने वाली हैं वेबसाइट से संबंधित, वो ये कि इट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज, और ये वेब पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इन वेबसाइट को जहां स्टोर किया जाता है उसे हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। और ज्यादातर जब वेबसाइट होती है ऑब्वियसली वो HTML में लिखी जाती है। यहाँ पर ध्यान दें कि लिखे जाने का मतलब है, इससे बेटर ये होगा कि ये रीड की जाती है हमेशा HTML में, क्योंकि आप इसे डेवलप कर सकते हैं PHP का इस्तेमाल करके, आप जिसमें जावा स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा आप जावा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इनका प्रयोग करते हुए ऑब्वियसली कोडिंग के द्वारा डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली जब उन्हें रीड किया जाता है तो वो हमेशा HTML की भाषा में किया जाता है। इस छोटे से ग्राफिक्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट पेज, जिसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं, और जहां से डिफरेंट लिंक्स डिफरेंट पेजेस को दी जाती हैं। आई होप कि इन सब का कलेक्शन जो है उसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हुई मेरे वेबसाइट की। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं द कंटेंट ऑफ वेबसाइट। वी ऑल नो दैट देयर आर various content of a web pages, home page, hyperlink, hypertext, web address, content and design। ये सारे different parts हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेब पेजेस की। ऑब्वियसली अभी हमने देखा, थोड़ा डिस्कस भी किया कि वेब पेज बेसिकली डॉक्यूमेंट होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ पेज जो कि बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, जैसे कि ऑडियो, जैसे कि वीडियो, या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्राफिक्स। यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये मेनली HTML में ही रीड किए जाते हैं और लिखे भी जा सकते हैं, और ये www वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल होते हैं, दैट कैन बी व्यूड इन ब्राउजर बाय एनीवन कनेक्टेड टू इंटरनेट। कंटेंट के बारे में जैसे मैंने बोला कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, और वेब पेजेस जो होते हैं दे कैन बी लिंक्ड विथ ईच अदर यूजिंग हाइपरलिंक। सो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जिसे मैं
बहुत ज़्यादा डिटेल पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड हम सभी इसके बारे में भली भांति जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं होम पेज के बारे में। जब भी आप किसी वेबसाइट को अपने स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो उस दौरान यदि ये आपका ब्राउजर है तो जो पहला पेज आपके स्क्रीन पे ओपन होता है जब आप लिखते हैं www.xyz.com, तो इस फर्स्ट पेज को हम होम पेज के रूप में जानते हैं। इस होम पेज को हम कई दफा लैंडिंग पेज के नाम से भी पुकारते हैं। सो दोनों में कोई डिफरेंस आप ना करें। तो होम पेज बेसिकली वेब पेज होते हैं वेबसाइट के जो दैट अपीयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ए यूजर ओपन दैट वेबसाइट। होम पेज अलाउ अस टू नेविगेट टू अदर पेज वाया मेन्यू सिस्टम। ऑब्वियसली जब आप किसी फर्स्ट पेज को ओपन करेंगे तो वहां पे डिफरेंट या तो आपको बटन्स मिलते हैं या डिफरेंट आपको मेन्यूज मिलते हैं जिसके द्वारा आप उस वेबसाइट में उपलब्ध जितने भी वेब पेजेस हैं उनको सर्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि होम पेज का पर्पस क्या होता है। एंड होम पेज सेट्स द अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए यदि आप एज ए प्रोफेशनल देखें, प्रोफेशनल का मतलब अगर आप एक ब्लॉगर हैं या वेबसाइट डेवलपर हैं या एक वेबसाइट ऑनर हैं तो आपके लिए उस वेबसाइट में ट्रैफिक लाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वो ये कि आपके वेबसाइट का होम पेज जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, उतना लोग वहां पे स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद हो सकता है आपके उस होम पेज के द्वारा वो डिफरेंट लिंक्स को क्लिक करके वहां आगे बढ़े। यदि आपका होम पेज ही अट्रैक्टिव नहीं होगा या होम पेज इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, अट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कंटेंट को समझता हूं। तो कंटेंट अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड ना हो आपके होम पेज में तो जाहिर सी बात है जो भी यूजर आपके वेबसाइट पे आ रहा है वो ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा और हो सकता है आपकी वेबसाइट को वो स्किप करे और आगे मूव कर जाए। इसलिए यदि आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, यदि आप अपने वेबसाइट पे यूजर को रुकवाना चाहते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली देख सके, वहां के इंफॉर्मेशन ले सके और बार बार आने की कोशिश करे, इसलिए उसका अपीयरेंस सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब मैं अपीयरेंस की बात कर रहा हूं तो अपीयरेंस का मतलब है कंटेंट, और कंटेंट के साथ उसका ऑर्गेनाइजेशन आपने कैसे किया है, साथ ही साथ आप इसके डिजाइन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं होम पेज से रिलेटेड। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वेब पेजेस की। वेल जब भी हम टाइप्स ऑफ वेब पेजेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज एंड सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। जाहिर सी बात है इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम स्टैटिक वेब पेज की बात कर रहे हैं मतलब जहां पे चीजें स्थिर होती हैं, और जब हम डायनेमिक वेब पेज की बात कर रहे हैं इसका मतलब ऑब्वियसली जहाँ की चीजें आई मीन जिसके कंटेंट जो है वो फिक्स नहीं होते। फिक्स का मतलब ये है कि डायनेमिक वेब पेजेस में जो उसके कंटेंट होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग एज वेल एज यूजर के अकॉर्डिंग चेंज होके अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होते हैं। स्टैटिक वेब पेज की जैसे मैंने बात की कि इसका जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है। फिक्स का मतलब एक बार आपने जो इंफॉर्मेशन या कंटेंट डिस्प्ले करवा दी स्टैटिक वेब पेज में वो लंबे समय तक एज इट इज उसी तरह से डिस्प्ले होते रहती है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वाई स्टैटिक वेब पेजेस इज नीडेड और वाई डायनेमिक वेब पेज इज नीडेड। रीजन इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट स्टैटिक वेब पेज ज्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई जाती हैं या उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी या कहना चाहिए कि एक सिंपल पोर्टल जहां पे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। जहां तक बात है डायनेमिक वेब पेज की तो इसका सीधा साधा संबंध अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऑनलाइन जहां पर डेटा का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। ऑनलाइन डेटा का ट्रांजैक्शन जैसे मैं पहले इसे लिख देता हूं। उदाहरण के तौर पे जैसे आप जाते हैं ई शॉपिंग वेबसाइट्स पे या जब आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे आप टिकट बुक करते हैं, दैट आई कैन से इज ई बुकिंग वेबसाइट। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेटा है, डेटा का मतलब उदाहरण के तौर पे ई शॉपिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर यूजर जो है वो किसी न किसी तरह के प्रोडक्ट को परचेस करने की बात करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो जरूरत के हिसाब से या समय के अनुसार बदलते हुए दिखाई देंगे। उसी तरह से जब आप ई बुकिंग की वेबसाइट पे जाते हैं और आप कोई एक टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसका जो फेयर है वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दो डेस्टिनेशन के बीच में या दो डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में जो भी होगा उसकी बेसिस पे आपको डिस्प्ले होता है, जो कि टाइमली
और समय समय अनुसार चेंज होते रहता है। इस दौरान जब इस ई बुकिंग वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनका भी रिकॉर्ड हर सेकंड, हर मिनट या हर घंटे में चेंज होते रहता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जहां पर डायनेमिक वेब पेजेस का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। आजकल लगभग अगर मैं बात करूं तो जितनी भी वेबसाइट्स बनते हैं, जैसे कि अगर मैं न्यूज से संबंधित वेबसाइट्स की भी बात करूं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके डायनेमिक वेब पेज का। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट कंटेंट फॉर डिफरेंट यूजर। इसका मतलब भी ये है कि सपोज आप कोई ई शॉपिंग वेबसाइट पे जाती हैं और आप वहां पर अगर कोई शूज परचेस करते हैं या शूज को देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस समय वो ऑब्वियसली आपको पहले शूज का ही डिटेल प्रेजेंट करता है। इसी दौरान यदि कोई दूसरे एंड पे कोई उसी वेबसाइट को ओपन करता है और इस दौरान अगर वो वहां पर सपोज क्रिकेट बैट को स्क्रॉल करता है या देखता है, तो ऑब्वियसली जब वो नेक्स्ट टाइम ओपन करेगा तो उसको स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। तो ये बात होती है कि डिफरेंट यूजर को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कंटेंट को या डेटा को डिस्प्ले करवाना। तो ओवरऑल दिस इज अबाउट द डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज के बारे में जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल हम या 2-4 पेजेस से मिलकर अपनी वेबसाइट रेडी करते हैं और ये जो पेजेस होते हैं ये बेसिकली अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक्टिविटीज को प्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनका पर्पस होता है लोगों तक उनकी जानकारी ऑनलाइन पहुंच जाए। ये तो बात हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस की। आगे हम बात करते हैं कि इन दोनों ही पेजेस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, जैसा अभी हमने देखा कि स्टैटिक वेब पेज के जो कंटेंट होते हैं इट इज ऑलवेज फिक्स्ड एवरी टाइम जब भी आप इसे देखते हैं, जबकि डायनेमिक वेब पेज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो इसके कंटेंट होते हैं वो अलग अलग समय पर आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दिए जा सकते हैं। स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं ज्यादातर वो HTML पे ही लिखे जाते हैं, लेकिन जब आप डायनेमिक वेब पेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ज्यादातर इस्तेमाल होता है, जैसे कि PHP, जावा स्क्रिप्ट या जावा प्रोग्रामिंग इटसेल्फ। तो इनके द्वारा इन डायनेमिक वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से स्टैटिक वेब पेजेस की बात करें तो चूंकि ये लंबे समय तक एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, तो इनको जो अपडेट या इनके जो कंटेंट्स को अपडेट करने की बात की जाती है तो वो बहुत ही कम होते हैं, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डायनेमिक वेब पेजेस की बात करें तो ये लगातार फ्रिक्वेंटली अपडेट होते हैं। कई दफा ये एक घंटे में भी अपडेट हो सकते हैं, कई दफा ये आधे घंटे में भी हो सकते हैं, कई दफा एक दिन के अंतर्गत ये अपडेट हो सकते हैं। तो ये जो अपडेट की फ्रीक्वेंसी है डायनेमिक वेब पेजेस की वो काफी तेज होती है। स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं ऑब्वियसली चूंकि इसमें सिर्फ नॉर्मल कंटेंट, बेसिक कंटेंट्स दिखाए जाते हैं, इसलिए इसका जो अपलोड होने का समय रहता है वो काफी कम होता है। चूंकि डायनेमिक वेब पेजेस का जो सीधा संबंध होता है वो डेटाबेस से होता है, क्योंकि आपका जो वेब पेज है इसमें जो डेटा है वो डायनेमिकली थ्रो किया जाता है डेटाबेस से एज ऑन डिमांड ऑफ द यूजर या टाइप ऑफ द यूजर। इसलिए ये डेटा के ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है या ट्रांसमिशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसका जो अपलोडिंग टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है या ये वेरी कर सकता है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। आगे हम बात करते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए वेबसाइट दैट इज योर URL। और इससे भी हम भली भांति परिचित हैं, हम सभी इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि URL बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका मतलब कि हम किसी वेबसाइट के एक वेब एड्रेस की बात करते हैं जो कि एक किसी भी वेबसाइट को यूनिकली पहचानने की कोशिश करता है। जिस तरह से हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन हमारे नाम और एड्रेस से होती है, उसी तरह से किसी भी वेबसाइट की जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो उसके URL से की जाती है, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर फिर से मैंने एक वेबसाइट का URL लिया है https://www.techtipnow.in/download.html। तो ये एक कंप्लीट URL है। देखिए URL की जब हम बात करते हैं, इससे पहले कि मैं इसे डिटेल पे एक्सप्लेन करूं, दो तरीके के URL होते हैं, या दूसरे तरीके से हम कहें कि हम URL को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि दो टाइप के होते हैं। एक जो URL का रूप होता है वो होता है एब्सोल्यूट URL का, जो कि किसी भी वेबसाइट का एक कंप्लीट एड्रेस होता है इंक्लूडिंग द पाथ ऑफ ए पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर पेज। जैसे कि आप इस उदाहरण को देखें,
यहाँ पर ये HTTPS है, ये वेबसाइट का नाम है, प्लस एग्जैक्टली उस पेज का ये पाथ है जहां पर आप डायरेक्ट पहुंचते हैं यदि आप इस पूरे URL को लिखते हैं। दूसरा एक रिलेटिव URL है। रिलेटिव URL का मतलब ये है कि हम सीधे सीधे पूरे URL की जगह केवल पाथ को ही लिखते हैं, ये मानते हुए कि इस पूरे पाथ की जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली हमारी साइट में ऐड हो जाएगी एज ए रूट डोमेन। सो दिस इज समथिंग वी कैन से इज अबाउट रिलेटिव URL। तो मैं बात कर रहा था URL की पार्ट्स की, तो फिर से उसे एक बार समझते हैं। तो बेसिकली जो URL होता है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका प्रोटोकॉल, दूसरा ऑब्वियसली वेबसाइट का नाम या एड्रेस, और तीसरा जो हो सकता है दैट इज इट्स फाइल लोकेशन। नाउ प्रोटोकॉल HTTPS, हमने इसको थोड़ी देर पहले भी देखा और समझा। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो बेसिकली इसे भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो www, दूसरा वेबसाइट का नाम और तीसरा डोमेन नेम, और जैसा कि मैंने कहा कि एग्जैक्टली फाइल का लोकेशन। सो देयर इज समथिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ URL। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेब सर्वर की। वेल, जहां तक बात है वेब सर्वर की, तो जाहिर सी बात है इस सर्वर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेट में उपलब्ध वह स्थान जहां पर कि किसी भी वेबसाइट का कंटेंट स्टोर किया जाता है, और जब भी कोई यूजर उस कंटेंट की डिमांड करता है तो ये सर्वर उसे यूजर के नोड तक या उसके कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। सो बेसिकली वेब सर्वर का जो डेफिनेशन है यदि आप देखें तो इज ए कंप्यूटर यूज्ड टू स्टोर एंड रिस्पॉन्ड टू अ वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। इट हैंडल्स HTTP request and deliver web pages. Now there are some important points are given. Web server is used for web hosting or hosting for website or web application. Web server can also support FTP and SMTP. A web server may consist of hardware and software both. Well, ये बिल्कुल जैसे कि हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, ये यूजर का एंड है और एक दूसरे स्थान पर कंप्यूटर है जिसे हम सर्वर के नाम से जानते हैं। यूजर जब भी अपनी कोई रिक्वेस्ट बनाता है वो इस सर्वर तक पहुंचती है और इस सर्वर से वो कंटेंट वापस इस यूजर तक डिलीवर हो जाता है। जब इसे हम वेब सर्वर जब हम इसे दे देते हैं उस दौरान थ्रू इंटरनेट, यहाँ पर चूंकि वेब सर्वर की बात हो रही मतलब इंटरनेट के द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपलब्ध डेटा को अपने पास देख सकते हैं। तो जैसे यदि आप यहाँ पे ओपन करते हैं www.techtipnow.in, सो इसका मतलब ये जो techtipnow.in है इसका जो पूरा कंटेंट है इस वेबसाइट का, अर्थात इसके जितने भी वेब पेजेस, इमेजेस या जो भी इसका डेटा है वो जिस भी कंप्यूटर में स्टोर हुआ है ऑब्वियसली वहां से वो कंटेंट आप तक आता है। तो इसका मतलब जिस कंप्यूटर में ये कंटेंट आपका स्टोर किया जाता है उसे हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। ये जो वेब सर्वर होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वेब होस्टिंग का, अर्थात ये वेब सर्वर की उपलब्धता कैसे आपको मिलती है। तो बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वेब होस्टिंग का कार्य करते हैं, अर्थात उनके पास एक पूरा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है जहां पर कि आप ऑन रेंट स्पेस ले सकते हैं और वहां पर अपना कंटेंट आप स्टोर कर सकते हैं, और फिर इंटरनेट के द्वारा जब आप इसे पब्लिश करते हैं इस कंटेंट को तो कोई भी यूजर उसे आसानी से देख सकता है अराउंड द ग्लोब। तो ये तो बात हुई हमारे वेब सर्वर की। और जैसा कि मैंने कहा कि वेब सर्वर इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर, तो जाहिर सी बात है इसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यदि आप डेटा स्टोर करने की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ती है जो कि इस वेब सर्वर में होता है, और जिस स्थान पे आप डेटा को रखते हैं मींस उस डेटा में जो इमेजेस होती हैं, उस डेटा में जो टेक्स्ट होता है उसे प्रोसेस करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों की व्यवस्था इस वेब सर्वर में की जाती है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वेब सर्वर हार्डवेयर जो होते हैं बेसिकली कंप्यूटर होते हैं विच स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कंटेंट रिलेटेड टू वेबसाइट, और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी यूजर के द्वारा दी जाने वाली रिक्वेस्ट जो कि बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड एंड रिसीव की जाती है, इसलिए इसे HTTP रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। उसे ये सेंड करता है, उसे प्राप्त करता है और उसके बाद उसके आधार पर डेटा को प्रोसेस करके वापस उस यूजर के ब्राउजर तक पहुंचाता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू योर वेब सर्वर।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी सी हम इस वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग बेसिकली एक सर्विस है दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज सच एज CPU, RAM, स्टोरेज, कनेक्शन एंड नेसेसरी सर्विस टू स्टोर, मैनेज एंड सर्व अ वेबसाइट or application in internet and make it part of www. Once a website or application is hosted, it can be accessed from any computer connected to the internet. So बहुत सारी मार्केट में वेब होस्टिंग कंपनियां हैं जो आपको किराए पर, इन द सेंस रेंट पे, अपने सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की सुविधा मुहैया करवाती है, आपको उपलब्ध करवाती है, जहां पर कि आप अपने वेबसाइट को स्टोर करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के पश्चात अराउंड द ग्लोब कोई भी पर्सन HTTP रिक्वेस्ट करके इस डेटा को प्राप्त कर सकता है। तो वेब होस्टिंग का मतलब सीधे सीधे जो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जहां पर कि आप उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में दो चीजें होती हैं यदि आप वेबसाइट से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको आवश्यकता पड़ती है डोमेन की। दूसरी चीज तो ये कि आपको, जब आप अपनी वेबसाइट का निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। डोमेन का तात्पर्य है कि आप अपने वेबसाइट के एड्रेस की बात करते हैं, और होस्टिंग का तात्पर्य है कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट के लिए स्पेस परचेस करते हैं, प्लस इसके अलावा अन्य सॉफ्टवेयर से संबंधित सर्विसेज को भी परचेस करते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज का मतलब ना ही सिर्फ स्पेस से है। यहाँ पर आपको यदि ईमेल की व्यवस्था चाहिए, यदि आप चाहते हैं यहाँ पर फाइल ट्रांसफर की व्यवस्था, जहाँ पे कि आप अटैचमेंट्स या फाइल से रिलेटेड डेटा लोगों तक पहुंचा सकें, वो डाउनलोड कर सकें, अपलोड कर सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं यदि आप करना चाहते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाओं को आपको वेब होस्टिंग सर्विसेज या कंपनी से रेंट पे या परचेस करना होता है। नाउ सबसे पहले तो आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन परचेस करते हैं। डोमेन का मतलब उसका वेबसाइट का एड्रेस आप अपने नाम, अपनी मन चाहे नाम के अनुसार खरीदते हैं, जिसके आपको डोमेन के, जिसे हम कहते हैं डोमेन का रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी भी वेब होस्टिंग सर्विस पे जाते हैं और वहां पे वेब स्पेस परचेस करते हैं। उसके बाद में ये वेब सर्वर क्या करता है, आपके इस डोमेन के साथ इस होस्टिंग की जो IP एड्रेस है उसको मैपिंग करता है, सो दैट जब भी कोई यूजर इस डोमेन को कनेक्ट करे अपने ब्राउजर पे, तो ये इमीडिएटली उसे मैप कर दे इस होस्ट पे, इमीडिएटली उसे रीडायरेक्ट कर दे इस होस्ट पे, जहां पर उपलब्ध डेटा वापस इस एड्रेस के थ्रू उस यूजर के ब्राउजर तक पहुंच सके। सो ये मैपिंग की जाती है और उसके बाद में ऑब्वियसली आप डिफरेंट लॉगिन क्रेडेंशियल करते हैं और अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं और लोगों तक उसके बाद वो उस एड्रेस के द्वारा पहुंचती है। तो ये तो बात हुई किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी आप इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो इंटरनेट का जो भी डेटा है वो HTML फॉर्मेट पे आप तक पहुंचता है, अर्थात एक वेब पेज के रूप में। और वेब पेज की रेंडरिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड वेब ब्राउजर। और बहुत सारे वेब ब्राउजर्स मार्केट में हैं। पॉपुलर है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या इसे हम अब कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, और उसी तरह से ओपेरा, सफारी। तो इसकी भी एक लंबी लिस्ट है, तो आप अपने अनुसार इसे देख सकते हैं। इस पे भी मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रहा हूं बिकॉज इट इज अगेन वेरी कॉमन टर्म। आगे बढ़ते हैं और फिर से हम बात करेंगे ईमेल की, विच इज अगेन वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजीज नाउअडेज। ईमेल बेसिकली हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट फाइल्स अटैच करके। जहां तक बात है ईमेल को प्रयोग करने की, सो ये बहुत जरूरी है इस ईमेल को यूज करने के लिए आपके पास खुद का अपना ईमेल एड्रेस हो, साथ ही साथ जिस व्यक्ति को आप भेजना चाहते हैं उसका भी ईमेल एड्रेस आपके पास उपलब्ध हो। और जब भी ईमेल एड्रेस बनाने की बात की जाती है तो बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली यूजर का नाम, और दूसरा वह ईमेल सर्विस का नाम जिससे आप इस ईमेल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में @ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सेपरेटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि inform@gmail.com, इन्फॉर्म आपका नाम हो गया, और gmail.com ऑब्वियसली गूगल की ईमेल सर्विस का एड्रेस है, जिसका एक्सटेंशन आपकी ईमेल एड्रेस में ऐड हो जाता है। तो अगेन
ये भी आई गेस आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आज की डेट में अपना स्वयं का ईमेल एड्रेस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईमेल के कंपोनेंट्स की। जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने इनबॉक्स को ओपन करते हैं अपने ईमेल आईडी पे लॉगिन करके, सो वहां पे जब आप कंपोज सेक्शन पे जाते हैं, जब आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, बेसिकली उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज टू, देन सीसी, देन बीसीसी, देन सब्जेक्ट, मैसेज बॉडी एंड व्हाट योर अटैचमेंट। मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे अपने कंपोज सेक्शन पे जाता हूं और वहां से इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ, मैंने अपना मेल बॉक्स ओपन किया हुआ है अपने जीमेल का, और इसमें यदि आप देखें, मैंने कंपोज सेक्शन पे जाके जब इसे क्लिक किया तो ये न्यू मैसेज का बॉक्स आया, और आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहले ये टू का बटन। आप देखेंगे यहाँ पे सीसी का ऑप्शन भी है और आपके पास बीसीसी का भी ऑप्शन है, और इसके नीचे यहाँ सब्जेक्ट है, और इसके नीचे ये आपका मैसेज बॉडी है। और यदि आप कोई फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो ये अटैचमेंट का भी सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। सबसे पहली तो बात आती है कि जब हम रेसिपिएंट्स की बात करते हैं, मतलब जिसे आप सेंड करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाहते हैं, उसे आप हमेशा टू पे लिखते हैं। अगर वही ईमेल किसी अन्य को भेजना है और यदि आप उसे सीसी पे जाके लिखते हैं, मींस कार्बन कॉपी पे, तो वही ईमेल दो लोगों को या दो से ज्यादा लोगों को भी जा सकता है। आपको सबको कॉमा से सेपरेट करके, इन द सेंस सभी व्यक्तियों का ईमेल एड्रेस को कॉमा से सेपरेट करते हुए सीसी में लिख देना है। सब्जेक्ट में क्या टॉपिक है और जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो मैसेज बॉडी में लिखते हैं। यदि आपको कोई पर्टिकुलर फाइल भी उन लोगों को तक पहुंचानी होती है, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, या कोई पीडीएफ हो, या इस तरह की अन्य इमेज फाइलें भी हो सकती, तो आप उसे अटैच कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। उसके पश्चात आपको उसे अपलोड करना होता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं वापस रेसिपिएंट्स पे चलता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे सीसी के साथ साथ बीसीसी का भी ऑप्शन होता है। आप चाहें तो एक से ज्यादा व्यक्तियों को टू के अलावा बीसीसी में भी लिखकर ईमेल सेंड कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि सीसी और बीसीसी में प्रमुख अंतर क्या है। देखिए, आप 10 लोगों को ईमेल सेंड करते हैं, आपने एक व्यक्ति का एड्रेस टू में लिखा, बाकी 9 का यदि आप सीसी में लिखते हैं, तो जब ये ईमेल उन तक पहुंचता है तो जो भी व्यक्ति रिसीव करता है उसे अन्य लोगों के भी ईमेल एड्रेस एक साथ दिखाई देते हैं, यदि आप सीसी में उन सभी को ईमेल को मेंशन करते हैं। परंतु यदि आप 10 लोगों को ईमेल भेजते हैं, एक का आपने टू में लिखा और बाकी सबको यदि आप बीसीसी में, मींस बाकी सभी के ईमेल एड्रेस को यदि आप बीसीसी में मेंशन करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जब ये द ईमेल उन सभी 10 लोगों तक पहुंचता है तो किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देता है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। तो सीसी और बीसीसी में प्रमुख अंतर यही है कि सीसी का मतलब जितने भी ईमेल एड्रेस हैं वो सभी को विजिबल होते हैं। बीसीसी में जितने भी ईमेल एड्रेस होते हैं, जो व्यक्ति रिसीवर होता है सिर्फ उसे ही उसका ईमेल दिखता है, अन्य किसी का भी उसे दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये टॉपिक हो गया। मैसेज बॉडी पे जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी मैटर है, इंफॉर्मेशन आप उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या जिसे भी आप पहुंचाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे लिखते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं। यदि आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और अब सीसी और बीसीसी के बीच का जो प्रमुख अंतर है या डिफरेंस है उसे भी हम समझते हैं। एक बात तो आप सभी को क्लियर हुई होगी कि कार्बन कॉपी का मतलब कि सारे ही एड्रेसेस सभी रेसिपिएंट्स को विजिबल होते हैं। बीसीसी में ये चीज नहीं होती है। जो भी रेसिपिएंट होता है उसको किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य रेसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देता है। दूसरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि यदि आप रिप्लाई टू ऑल को सेलेक्ट करते हैं तो सभी रेसिपिएंट्स को ईमेल सेम रिप्लाई प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप रिप्लाई टू ऑल सेलेक्ट करते हैं तो रेसिपिएंट्स जो होते हैं उनको वो रिप्लाई इंडिविजुअली रिसीव नहीं होता है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं अनदर ईमेल एप्लीकेशन की, विच इज नाउअडेज वेरी मच पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज वॉइप। एंड वॉइप का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब जाहिर सी बात है, इसका नाम सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो सेट ऑफ रूल्स है या यूं कहें टेक्नोलॉजी है, ये ऑडियो और वीडियो कॉल को उपलब्ध कराती है ओवर द इंटरनेट उन सभी डिवाइसेस में जिन पर माइक्रोफोन और स्पीकर की सुविधा होती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसमें जो सर्विसेज आपको प्राप्त होती हैं वो अत्यंत ही आधुनिक और उपयुक्त होती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं
व्हाट्सएप की बात करूं तो जब आप इसमें वीडियो कॉल करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी जो क्वालिटी है वो अत्यधिक उत्तम होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। साथ ही साथ उसमें वॉइस की क्लैरिटी भी आपको बेहतर प्राप्त होती। और इसी तरह से हम अन्य एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं गूगल मीट की बात करूं या जूम मीट की बात करूं तो इन सभी में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है। या गूगल डुओ की यदि आप बात करें तो ये तमाम एप्लीकेशन आज की डेट में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यदि इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमने देखा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आसानी से उपलब्ध होती हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें ऑडियो और वीडियो क्वालिटी की गारंटी नहीं है। आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं या जूम मीट पे होते हैं तो कई दफा सिग्नल वीक होने की वजह से ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी पे भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से किसी भी तरह के टेक्निकल ग्लिच होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और जिसका इफेक्ट ऑब्वियसली आपके ऑडियो और वीडियो क्वालिटी पे भी आता है। इसी तरह से इट मे नॉट वर्क फॉर इमरजेंसी सर्विस नंबर्स लाइक पुलिस और फायर सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। और ये मुख्यतः इंटरनेट पे ही डिपेंड करता है, या बेहतर तरीके से कहें इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद में हम एक और एप्लीकेशन की बात करते हैं इंटरनेट की, विच इज एक्चुअली योर चैट। तो अगेन इस पे मुझे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज चैट जो है वो भी एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विस है, ऑब्वियसली ओवर द इंटरनेट, विच अगेन ऑफर्स यू इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस बिटवीन पीपल एट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन। तो इंटरनेट का मतलब डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन पे लोगों को आपस में कनेक्ट करवा देना। और जब चैट की बात होती है तो जहां पर आप मैसेज के द्वारा लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर जो चैट सॉफ्टवेयर्स हैं आज की डेट में, दैट इज गूगल टॉक, स्काइप, याहू मैसेंजर, व्हाट्सएप तो ऑब्वियसली है, या गूगल हैंगआउट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडिफ मैसेंजर का। हालांकि इन याहू मैसेंजर और रेडिफ मैसेंजर का इस्तेमाल अब हम उतना ज्यादा नहीं करते। आज से कुछ समय पहले तक ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे जब भी चैट की बात होती थी। तो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एज पर योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं और फाइनली एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कुकीज। वी ऑल नो दैट कुकीज बेसिकली एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो ऑटोमेटिकली जब भी आप ब्राउज करते हैं, किसी वेबसाइट को सर्फ करते हैं, तो उस वेबसाइट के द्वारा आपके सिस्टम तक पहुंचा दी जाती है। कुकीज जो हैं बेसिकली कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो यूजर है उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसकी जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है, उसे स्टोर करके रखना, ताकि अगर वही यूजर दोबारा सेम वेबसाइट पे जाए जिस वेबसाइट ने उस कुकीज को उसके कंप्यूटर सिस्टम पे डाला हुआ है, तो वेबसाइट को उसकी वह जानकारी मिल जाए, हिस्ट्री मिल जाए उस यूजर की कि लास्ट टाइम उसने किस तरह के डेटा को सर्च किया था, ताकि उसी समय नेक्स्ट टाइम जब भी वो लॉग इन करे इमीडिएटली उस पुराने डेटा की बेसिस पे वह संबंधित डेटा को फिर से उसकी स्क्रीन पे दिखा सके। सो दैट्स द पर्पस ऑफ कुकीज। लेकिन कुकीज आजकल देखी जाए तो बैड कुकीज भी बहुत सारी होने लगी हैं। बैड कुकीज का मतलब बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स हैं जो कुकीज का इस्तेमाल यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को या ब्राउजिंग एक्टिविटी को इलीगली यूज करने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। इसलिए आजकल हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करें तो आप केयरफुल रहें कि उसकी कुकीज डाउनलोड हो रही है तो क्या आपने ओके किया है, यस किया है या नो किया है। साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप समय समय पर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी चेक करते रहें, डिलीट करते रहें, कुकीज को डिलीट करते रहें, ताकि आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम का हिस्सा ना बन पाए या किसी भी तरह से आप किसी भी इंटरनेट थ्रेट से ग्रसित ना हो। तो ये तो हुई कुछ ओवरऑल इंपॉर्टेंट बातें इस इंटरनेट की, स्पेशली जो यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन भी हेल्प करेगा इन सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के इस सेशन को भी यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. And also, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye, and take care of yourself.